नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लाडो लक्ष्मी योजना ऐप और पोर्टल आज होगा लॉन्च। पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे शुभारंभ। ऐप का नाम भी तय। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की जयंती पर रोहतक में सम्मान रैली। अभय चौटाला, सुखबीर बादल समेत अन्य कई दिग्गज नेता करेंगे शिरकत। करनाल मधुबन में ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर में सीएम सैनी ने की शिरकत। विजेता खिलाड़ियों को किया सम्मानित। व्यापारियों से भी की मुलाकात। सिरसा के गांव हांडीखेड़ा में शहीद जवान के पिता का हार्ट अटैक से निधन। शहीद बेटे की खंडित प्रतिमा देखकर आया हार्ट अटैक। और जींद में फसल खरीद को लेकर मार्केट कमेटी के चेयरमैन ने दी जानकारी। बोले, घर बैठे भी बनवा सकेंगे किसान अपना गेट पास। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे गुड न्यूज के साथ। प्रदेश की तमाम महिलाओं के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज लाडो लक्ष्मी योजना ऐप के साथ साथ पोर्टल लॉन्च होने जा रहा है। पंचकुला से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस पोर्टल और ऐप को लॉन्च करेंगे। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को 2100 रुपये देने वाली स्कीम के इस्तेमाल के लिए ऐप का नाम तय कर दिया है। इस ऐप को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना ऐप नाम दिया गया है और इस ऐप को आज ही लॉन्च किया जाएगा। वहीं इसके साथ योजना के संबंध में पोर्टल भी आज ही लॉन्च होगा। जानकारी के मुताबिक ऐप लॉन्च के बाद महिलाएं इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकेंगी और लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपये पाने के लिए मोबाइल में इस ऐप का होना जरूरी रहेगा। इधर पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की 112वीं जयंती आज मनाई जा रही है। इसी कड़ी में इनेलो की ओर से रोहतक में आज सम्मान रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें कई दिग्गज हस्तियां शिरकत करेंगी। जानकारी के मुताबिक रैली में सुखबीर बादल समेत अन्य कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। इनेलो नेता अभय चौटाला ने ताऊ देवीलाल की जयंती पर होने वाली इस रैली के लिए तमाम बड़ी हस्तियों को न्योता दिया है। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल, जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरिंदर सिंह, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रालोपा के संस्थापक और सांसद हनुमान बेनीवाल, पूर्व वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता के ताऊ देवीलाल को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आने की संभावना है। इधर करनाल के मधुबन में आयोजित ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है और देश भर से आए खिलाड़ियों का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हौसला बढ़ाया है। साथ ही विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम को भी संबोधित किया। इसके बाद सीएम सैनी नेहरू प्लेस मार्केट पहुंचे, जहां पर उन्होंने जीएसटी दरों में कटौती को लेकर व्यापारियों से मुलाकात की और जीएसटी के फायदे गिनवाते हुए पीएम मोदी के नेतृत्व का भी जिक्र किया। उनको प्रदान की जाती है। ओलंपिक में चयन होने वाले खिलाड़ियों को 51,000 रुपए एडवांस राशि दी जाती है, ताकि वो अपनी तैयारी अच्छी से कर सकें। मित्रों, हम खिलाड़ियों को खेल उपकरण भी उपलब्ध करा रहे हैं। इसके लिए हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना हमने बनाई हुई है और इसके तहत 15,634 खिलाड़ियों को हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर अब तक खेल उपकरण उपलब्ध कराए हैं। मित्रों, हम देश प्रदेश का नाम रोशन करने वाले, हमारे विभिन्न अवार्ड प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को मासिक मानदेय भी देने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। मुझे खुशी है, इसी प्रकार हरियाणा सरकार खिलाड़ियों के उत्थान और प्रोत्साहन के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुझे विश्वास है कि इन सभी प्रयासों से प्रतिभावान युवा अवश्य लाभान्वित होंगे। मित्रों, मैं आज ऑल इंडिया यहाँ पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हरियाणा राज्य को 74वें अखिल भारतीय
पुलिस कुश्ती समूह खेल 2025 की जो मेजबानी करने का आपने हमें अवसर दिया है, मैं इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जीएसटी दरों में केंद्र सरकार द्वारा कटौती किए जाने के बाद अब भाजपा लोगों के बीच पहुंच रही है। इसी कड़ी में पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर यमुनानगर के छछरौली में पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने तमाम दुकानदारों व्यापारियों से मुलाकात की है। उन्होंने छछरौली के मेन बाजार में व्यापारियों से मुलाकात करते हुए उन्हें पंपलेट बांटे। इस दौरान पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस हमेशा से जीएसटी की बातें तो करती थी, लेकिन उसे लागू करने में हमेशा संकोच किया गया। नुकसान नहीं हुआ, फायदा आया, क्योंकि वो कभी भी ना निर्णय नहीं ले सके। और जो टैक्स था वो पहले 40% से भी ज़्यादा टैक्स था। उन्होंने जीएसटी की बात तो की, लेकिन वो साहस नहीं कर सके। जब आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जीएसटी लागू की, और वो कुछ भी कहते रहे। लेकिन आप किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाओ और उससे पूछोगे जीएसटी के लाभ है नुकसान है, वो कहता है कि भाई ये तो 10 साल पहले 20 साल पहले लागू होनी चाहिए थे, हमें बड़ा इससे राहत मिली है। और जब हमने लागू कर दी उसके लाभ सामने आए तो हमने पैसे इकट्ठे करके कहाँ लेके जाने, जब हमारे पास पर्याप्त टैक्स इकट्ठा रहा। और हमें लगता है कि इसमें सुधार करके और अच्छा जो देश का नागरिक है उसको ज़्यादा लाभ हो सकता है, तो हमने टाइम के साथ सुधार किया। और ये कोई अभी कोई लास्ट थोड़ी है, ये जैसे जैसे और इसमें सुधार होता जाएगा आने वाले टाइम में और कम करेंगे, तो और भी जीएसटी कम करी जा सका। तो सारा का सारा किसके लिए है? सारा का सारा नागरिक के लिए ही है जो भी हम कर रहे हैं। अगर वो टैक्स लिया जाए तो टैक्स किसके ऊपर खर्च किया जाएगा? जनता की सुख सुविधाओं के लिए खर्च किया जाएगा। चाहे उससे सड़क बनेगी, चाहे उससे एयरपोर्ट बनेंगे, चाहे उससे कॉलेज बनेगा, चाहे उससे स्कूल बनेगा। लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ की तुलना करो, सड़कों की तुलना करो, किसी चीज़ की तुलना करो, तो वो ज़्यादा आज जिस स्पीड से काम होने लग रहा हो, हालांकि उनके स्पीड में ज़्यादा भ्रष्टाचार, उनके टाइम में ज़्यादा भ्रष्टाचार था तो काम तो है नहीं, तो घोटाले होते रहे। लेकिन हमारे टाइम में सारे के सारे काम होने लग रहे, और हमें यकीन है कि जैसे जैसे लोग इसमें ज़्यादा सहयोग करेंगे और ईमानदारी के साथ सब लोग टैक्स पे करेंगे तो निश्चित तौर से टैक्स कम भी कर देंगे और कम होगा टैक्स। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। हरियाणा में फसल खरीद की शुरुआत के साथ ही मंडियों में किसानों की फसल का पहुंचना शुरू हो गया है। जींद में मार्केट कमेटी के चेयरमैन ने जानकारी देते हुए बताया है कि अब किसान घर बैठे भी ई पोर्टल के जरिए अपना गेट पास बनवा सकेंगे। उन्होंने बताया कि किसानों को सभी तरह की सुविधाएं मंडी में दी जाएंगी और किसानों की सभी फसलों की खरीद एमएसपी पर की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों को मंडी में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। ये जहाँ तक तैयारियों की बात है, हमारी तैयारियां बिल्कुल पूरी हैं। बिजली पानी की व्यवस्था जो हमने मंडी में करवा दी है, और इसके अतिरिक्त जो है किसान भाइयों के खाने के प्रबंध के लिए भी हमने कैंटीन को चालू करवा दिया है, जो गेट नंबर 2 पर स्थित है, जहाँ पर किसानों को 10 रुपये में जो है भोजन प्राप्त होगा। और इसके अतिरिक्त जो है जो बेसिक फैसिलिटीज़ जितनी भी हैं वो पूरी तरीके से उपलब्ध हैं। और जैसे ही किसान रजिस्टर्ड किसान की जो डेयरी यहाँ पर आती है और वो नियमानुसार अगर वो सूखी हुई है और ठीक है तो उसको हम खरीदने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जी देखिए, जो अभी तक जो पीआर की जो डेयरी है वो 2-3 डेयरी आई है जिनमें हमें चेक करवाया था। जो मॉइस्चर का कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है अभी, क्योंकि जैसा आपको भी पता है कि 17% जो है मॉइस्चर जो है वो पास है, लेकिन अभी 20 से ऊपर का मॉइस्चर आ रहा है। तो हमने किसानों को इसको फैलाने की सलाह दी है ताकि जो है सूख जाए और उसकी जो है बिक्री नियमानुसार करवाई जा सके। और जहाँ तक बाजरे की सरकारी खरीद की बात है तो बाजरे में भी सेम कंटेंट है। बाजरे की खरीद जो है 23 तारीख से शुरू हुई थी, तो बाजरे की तकनीकी समस्या के कारण गेट पास जारी नहीं हो पाए थे, और जैसे ही वो तकनीकी समस्या दूर होती हम बाजरे की खरीद को नियमानुसार करवाते। अगली खबर का जिक्र करेंगे। सिरसा के गांव हांडी खेड़ा में शहीद जवान के रिटायर्ड पिता की हार्ट अटैक से मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक सेना में लांस नायक रहे शहीद अमित की खंडित प्रतिमा देखकर रिटायर्ड फौजी पिता को हार्ट अटैक आ गया और उनका निधन हो गया। इधर शहीद के परिजनों ने सरकार और जिला प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है। बता दें कि दोनों पिता पुत्र 21 राजपूत रेजिमेंट में रहे। बेटे के शहीद होने के बाद गांव में उनकी स्मारक बनाई गई थी, जहां उनकी प्रतिमा खंडित होने का मामला सामने आया।
वो तो जी पिताजी का अचानक मृत्यु होने का तो अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि मेरी 9:30 बजे पापा से बात हुई थी। कहते भी जो शहीदी स्मारक है उसकी जो हमने बनवाया था तो उसको जो नीचे मिट्टी बरसात के कारण बैठ गई थी, तो उधर वो शाम को तो उधर से काम करवा के आए हैं और मेरी बात हुई है। तो अचानक अब पता नहीं भी भाई वाली मूर्ति की उनको टेंशन थी या कुछ, अब बता नहीं सकते कुछ भी, क्यों उन्होंने कुछ बोला ही नहीं था और अचानक डेथ हो गई थी उनकी। देखो जी, ऐसा है जी, कोई इंसिडेंट तो कुछ नहीं मानते, ठीक ठाक हालत में थे उस समय तो, जब हम अपना साथ में काम किया है। और जो थोड़ी डैमेज होया था उधर पानी की बरसात की वजह से, कहाँ डैमेज है पूरा विस्तार से? मेमोरियल के अंदर जो पानी गया हुआ था तो मिट्टी नीचे जाने की वजह से उसमें थोड़ा सा पत्थर डैमेज होया है। उसको फिर मूर्ति को बाहर निकाला हमने तीनों ने, और बाहर निकाल के इसी धर्मशाला में उधर रखा है। और एक इसी मकसद की वजह से निकाला है भाई, इसको थोड़ी सी रिपेयरिंग करवाएंगे। मिट्टी जो नीचे बैठ गई थी उसको दोबारा से रिपेयर किया जाए। इधर प्रदेश सरकार के करोड़ों रुपए के टैक्स का बकाया बिना दिए गायब हुई कई फर्मों पर अब आबकारी कराधान विभाग कार्रवाई के मूड में है। जानकारी के मुताबिक बहादुरगढ़ स्थित आबकारी कराधान विभाग के उप आयुक्त कार्यालय में ऐसी फर्मों की खोजबीन के लिए विशेष अभियान शुरू किया जाना है। अधिकारी ने बताया कि 27 सितंबर के बाद पैन कार्ड और आधार कार्ड के जरिए टैक्स बकाया वाली क्लोज्ड फर्मों की जांच की जाएगी और उनसे 100% टैक्स वसूल किया जाएगा। ये सरकार के एरियर जो पुराने थे 1 जुलाई 2017 से पहले, चाहे वो 2003 में वेट लागू हुआ, वेट से पहले का HGST था उसका एरियर हो, या 1 जुलाई 2017 से पहले जब हमारा GST आया उस रिजीम से पहले का ओल्ड वेट का एरियर था, उसको ख़त्म करने के लिए सरकार ने एक स्कीम लागू की 1 अप्रैल 2025 को। ये OTS 2 थी। हमारी 2024 में भी एक स्कीम आई थी, वो OTS 1 थी। इस बार की OTS 4 सिंप्लीफाई किया गया, जिसमें स्लैब बनाई गई कि 0 से 1 लाख का जो भी किसी का भी डीलर का क्यूमुलेटिव टैक्स इन 1 एक्ट, हमारा वेट है और एक CST है, 2 एक्ट हैं। वेट में क्यूमुलेटिव से किसी का 1 लाख है तो उसका 100% माफ स्कीम थी, और जिसका 1 से 10 लाख है उनका 40% पे करना था, बाकी उनका इंटरेस्ट पेनल्टी 100% माफ थी, ओनली टैक्स पोर्शन का 40%। ऐसे ही 10 लाख से 1 करोड़ जिनका था उनको 50% पे करना था टैक्स का, इंटरेस्ट पेनल्टी 100% माफ थी। 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का और उससे ऊपर वालों का उनको टैक्स का 100% पे करना है, इंटरेस्ट पेनल्टी पूरी तरह माफ थी। तो काफ़ी अच्छी स्कीम रही और व्यापारी भाइयों ने इनका लाभ भी उठाया। इधर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 की तैयारियों को लेकर केडीबी के CEO ने अधिकारियों के साथ कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय में अहम मीटिंग की है। वहीं केडीबी के मानद सचिव ने जानकारी देते हुए बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत 15 नवंबर से होने वाली है, जो कि 1 दिसंबर तक चलेगा। उन्होंने बताया कि 21 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में 8 मुख्य कार्यक्रम रहेंगे और महोत्सव से पहले भी कई कार्यक्रम जैसे ऑनलाइन गीता क्विज और गीता रन का आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 इस बार 21 दिन के लिए मनाया जाएगा, जो कि 15 नवंबर से उसका शुभारंभ कर दिया जाएगा। इस दिन हमारे जो अम्यूजमेंट है, एक्टिविटी, वो शुरू हो जाएंगी, प्लस इसके साथ साथ क्राफ्ट मेला भी शुरू हो जाएगा। और जो मुख्य कार्यक्रम है वो इस बार 8 दिन के लिए रहेंगे। 24 तारीख से लेकर 1 तारीख के बीच में कार्यक्रम रहेंगे और जो इसका समापन है वो 5 दिसंबर को किया जाएगा। आज हमने हमारे सभी विभागों के साथ बैठक कर ली है, जिसमें सभी विभागों को हमने उनके द्वारा जो जो कार्य किए जा रहे हैं उसके लिए चर्चा कर ली है। में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। पंचकुला के ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम में खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का शुभारंभ हो गया है।
कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहुंचकर किया। इस दौरान उन्होंने तमाम खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी है। जानकारी के मुताबिक महाकुंभ में 3000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान सीएम सैनी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। सरकार की खेल नीति का जिक्र करते हुए 8 पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में प्रदेश के खेल मंत्री गौरव गौतम समेत अन्य कई भाजपा नेता भी मौजूद रहे। मित्रों, आज ये स्थान, समय और अवसर का ये अद्भुत संगम है। मित्रों, ये स्थान माता मनसा देवी की ये पवित्र भूमि है और आज यहाँ पर हम माता मनसा देवी के चरणों में एकत्र हुए हैं और आज शरद नवरात्रियों का भी ये पवित्र समय है और आज का जो अवसर है, ये अवसर है छठे राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का। इसके लिए मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे आज इस दूसरे राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में आप सब होनहार खिलाड़ियों के बीच आकर के बहुत ही बड़े गर्व की अनुभूति हो रही है। साल 2001 में संसद हमले में घायल हुए दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर और बहादुरगढ़ के 55 साल के समर सिंह लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। वो फिटनेस के जरिए लोगों को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं और इसी फिटनेस के जुनून को बनाए रखना चाहते भी हैं। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी भी रोजाना उनके साथ एक्सरसाइज करती है और उनके प्रेरणा स्रोत उनके दादा रणजीत सिंह है, जो कि अपने वक्त में योगा कैंप लगाते थे। बता दें कि समर सिंह बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी का ट्रैफिक चालान काटने को लेकर भी चर्चा में आए थे। मेरी उम्र जी 56 साल के करीब है और मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूं और मेरी बचपन से ही दिनचर्या है। मैंने आज तक लगातार कभी भी एक्सरसाइज नहीं छोड़ी। क्या हुआ, महीना नहीं की तो 15 दिन कर ली, 15 दिन नहीं की तो 1 महीना कर ली। मैं लगातार एक्सरसाइज करता हूं। इससे सबसे अच्छी बड़ी बात यह होती है, स्ट्रेस नहीं होता बिल्कुल भी और गुस्सा नहीं आता जी। और हमारी जो मानसिकता होती है वो पूरी तरह से सकारात्मक होती है। ये जी मैं 5वीं में पढ़ता था तो मेरे दादाजी रणजीत सिंह नाम था उनका, मेरे को गुरुकुल झज्जर में ले गए जी। वहां ये सब मैंने योगासन और इस तरह की तमाम व्यायाम की कलाएं सीखी जी। मैं जी आप कोई भी इवेंट हो ना, उसको कोशिश करता हूँ सफलतापूर्वक पूरी करने की। दंड लगाता हूँ, बैठक लगाता हूँ, हैंड स्टैंड वॉक जिसको हमारी देशी भाषा में मोरचाल बोलते हैं, वो करता हूँ जी। और हर्डल को पैर से ऐसे करके क्रॉस करता हूँ और भी ढेर सारी एक्सरसाइज है जी। तो इन तस्वीरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत और पीटीसी परिवार की तरफ से आपको नवरात्र के चौथे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।